एकत्र हुए हैं तो दुनिया का दौर कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है. देयर इज अ टसल ऑन टैरिफ एंड देयर इज अ कंफ्यूजन ऑन व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इन द फ्यूचर. व्हाट आर द चैलेंजेस एंड हाउ द थिंग्स विल कम आउट. मगर इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो दुनिया में भी एक बड़े बदलाव का दौर है, और ऐसा नहीं कि भारत में यह पहली बार हुआ है. मैं याद दिलाना चाहता हूं 1998 पोखरण एक्सप्लोजन, 11 और 13 मई 1998. उसके बाद हम पे लगे आर्थिक प्रतिबंध, और उस समय जितने भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने कहा दिस गवर्नमेंट हैज रूइंड दिस कंट्री. क्यों? उन्होंने कहा ना हमारे पास उस जमाने में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना हमारे पास फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना एक पैसा कोई लगाने को तैयार था भारत में, $1 लगाने को तैयार था, और ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शंस. अब तो ये देश खत्म. सिर्फ हम दुनिया के इकलौते देश हैं जहां पर आपको कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे जहां साल में 365 दिन फ्री का खाना मिलता है. मंदिरों में भंडारा और गुरुद्वारों में लंगर. ये दुनिया में और किसी संस्कृति में देखने को नहीं मिलता. वहां तो लोग क्या कहते हैं, देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, एंड इफ देयर इज अ फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट. आपने देखा कि रफाल बनाने वाली कंपनी डसाल्ट एविएशन ने अपने फ्यूजलाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा डिफेंस सर्विसेज को अभी लास्ट मंथ दिया है. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ. यूरोप के पास क्या है? गुड टेक्नोलॉजी है, डिफेंस ग्रेड मटेरियल्स हैं, उनके पास लॉजिस्टिक्स है, फाइनेंस है, मैन पावर नहीं है. मैन पावर आउटसोर्स करनी ही पड़ेगी. और अब मैं अमेरिका और चाइना के बारे में एक एक डाटा देता हूं. मैं कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, जस्ट अ फूड फॉर थॉट. 2 डाटा अमेरिका के बारे में और 2 डाटा चाइना के बारे में, देन यू कैन ड्रॉ अ कंक्लूजन व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इन द फ्यूचर. अमेरिका में जो अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म का कल्चर चला, आज चैलेंज दुनिया में अल्ट्रा नेशनलिज्म नहीं, अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म है. तो क्या हुआ, वही हमारे देश में भी हो रहा है. आपस में खूब लड़ो. किस में लड़ो? अरे बाप बेटे लड़ो, पति पत्नी लड़ो, भाई भाई लड़ो. सरकार है ना, कोर्ट में जाके लड़ो. रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तुम्हारे लिए लड़ने के लिए. सब जाके फौजदारी करो, मुकदमे में लड़ो, और अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाओ. उस कल्चर ने आपको क्या सिखाया कि जैसे ही आपके मदर फादर कुछ बोले तो आपकी सेल्फ एस्टीम जाग जानी चाहिए. ऐसे कैसे हम मान लेंगे, मेरी कोई डिग्निटी नहीं है. अरे बड़ा भाई बड़ी बहन तो छोड़ दीजिए, मदर फादर की बात ऐसी की तैसी. वही आपको कल्चर ये बताता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू ज्वाइन ए प्रोफेशन देयर आर ओनली 2 लॉज ऑफ प्रोफेशन. नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट. नंबर 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन रेफर टू रूल नंबर 1. आप सोचिए, प्रांत पे लड़ाना है, क्षेत्र पे लड़ाना है, भाषा पे लड़ाना है, जात पे लड़ाना है. भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का ख्वाब ऐसे थोड़ी साकार होना है. इसलिए ये चैलेंज हमारे लिए अंदर से है. जैसे हम लोग एक दौर में जब बच्चे थे तो संग में गीत था कि हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम. तो वो चीज़ की अगली पंक्ति आज बहुत गंभीर है. राष्ट्र को हैं लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा. इस अमा के तिमिर को, मतलब रात्रि के अंधकार को, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम. जब आप स्वार्थों में बंटते हैं तो क्या होता है, आखिर में जाके कटते हैं. और अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो देख ले. मैं एक एग्जाम्पल कोट कर देता हूं जाते जाते. भारत में एक इलाका था सिलहट, जो अब बांग्लादेश में चला गया. सिलहट में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुओं की थी, और बाई वोटिंग ये डिसाइड होना था कि वो भारत में आसाम का हिस्सा बनेगा या पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा. वहाँ पर हिंदू समाज में सबसे बड़ी जाति जो थी वो शेड्यूल कास्ट की एक कम्युनिटी थी, जिसके जोगेंद्रनाथ मंडल ही उसके नेता थे, जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर हुए. उन्होंने, जो आजकल भीम मीम कहा जाता है ना, उसमें आके उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी जिन्ना से बात हो गई और वी विल रिमेन इन विद द साइड ऑफ मुस्लिम लीग एंड देन वी विल मोर फ्लरिश देन द सो कॉल्ड हिंदू इंडिया विच इज इमर्जिंग. और उन्होंने अपनी जाति का वोट डलवा दिया तो हिंदू वोट डिवाइड हो गया एंड सिलहट बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान. एंड this happened in 1947. Just 3 years after, in 1950,
सी द रेजिग्नेशन लेटर ऑफ जोगेंद्र नाथ मंडल। वो पैथेटिक होके कहते हैं कि उन्हीं की जाति के लोगों के घरों में आकर गांवों में आग लगाई गई, लोगों को मारा गया, महिलाओं से बलात्कार हुआ और कहा गया एक ही रास्ता है, कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ। और दुखी होकर वो भारत भाग के आए तो जयचंद से लेके जोगेंद्र नाथ मंडल तक जिसने कट्टरपंथियों का साथ दिया है, उसका हश्र क्या हुआ इस देश को याद रखना चाहिए। तो फिर मैं एक बात कहूं कि कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। इस सभागार में विराजमान रिपब्लिक नेटवर्क के प्रमुख अर्णव गोस्वामी जी, भाई ऐश्वर्य कपूर जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आदरणीय मुकेश खन्ना जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज जब हम इस विषय पर संवाद के लिए एकत्र हुए हैं तो दुनिया का दौर कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है। देयर इज अ टसल ऑन टैरिफ and there is a confusion on what is going to be there in the future, what are the challenges and how the things will come out। मगर इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो दुनिया में भी एक बड़े बदलाव का दौर है और ऐसा नहीं कि भारत में ये पहली बार हुआ है। मैं याद दिलाना चाहता हूं 1998 पोखरण एक्सप्लोजन, 11 और 13 मई 1998, उसके बाद हम पे लगे आर्थिक प्रतिबंध और उस समय जितने भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने कहा दिस गवर्नमेंट हैज रूइंड दिस कंट्री। क्यों? उन्होंने कहा ना हमारे पास उस जमाने में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना हमारे पास फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना एक पैसा कोई लगाने को तैयार था, भारत में $1 लगाने को तैयार था और ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शंस। अब तो ये देश खत्म। मई 1998, 2 साल से कम का समय, मार्च 2000, बिल क्लिंटन अमेरिकन प्रेसिडेंट 5 दिन के लिए भारत में। क्या हो गया ऐसा 2 साल के अंदर? जब उस दौर में हमने निकलकर यह स्थिति स्थापित की थी तो आज तो हमारी स्थिति में बहुत भारी अंतर है, क्योंकि हर चुनौती एक नई संभावना को लाती है। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा ना कि आपदा को अवसर में बदलने की कला हमारे प्रधानमंत्री जी को आती है और पूर्व में भी हम इसको दिखा चुके हैं। अब कोई आपसे कहेगा ठीक है वो पुराने ज़माने में हुआ कैसे था, तो मैं एक फैक्ट और भी बताना चाहता हूं। आजकल इस देश में लोगों को आपस में लड़वाने का प्रयास बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है कि हर मुद्दे के ऊपर लड़ाओ, तो लोग कई बार अमीर गरीब के ऊपर लड़ाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि उस समय हमारे यहाँ जब $1 भी कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था तो इनिशियल मनी कहाँ से आया था? पुराने लोगों को अगर याद हो, रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड निकाले थे वाजपेयी सरकार ने, $5 बिलियन के सब्सक्रिप्शन का टारगेट रखा गया था और $5.2 बिलियन आया था। किसने लगाया था? एनआरआईज ने लगाया था, इंडियंस ने लगाया था, बाहर के बिजनेसमैन ने लगाया था। यानी आज जिनके खिलाफ पूरा वातावरण नफरती बनाने का प्रयास किया जाता, अगर दौड़ में देखें तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था डूब गई होती, मगर सबने मिलकर काम किया और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का जो दौर आया, मैं आपको लॉजिकली भी बताना चाहता हूं कि वो चीज कैसे हुई। पहले तो पैसा आया बाहर से, नेक्स्ट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जब नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनने की बात आई तो 50 पैसे का सेस लगाया गया पेट्रोल पे, उससे इनिशियली 50,000 करोड़ रुपए आया। वो तो जस्ट शुरुआत करता है, ये मैं दिसंबर 99 की बात कर 98-99 की बात कर रहा हूं। और उसके बाद क्या हुआ कि लिक्विडिटी किस सेक्टर के पास चाहिए? सीमेंट एंड स्टील, तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ग्रो करेगा। तो क्या किया गया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउसिंग लोन के 14-14.5% थे उन्हें घटाकर 7.5-8 तक लाया गया। जैसे ही हाउसिंग रेट ऑलमोस्ट हाफ हुआ, मिडिल क्लास ने भारी मात्रा में हाउसिंग लोन लेना शुरू किया। जैसे ही हाउसिंग लोन लेना शुरू किया तो क्या हुआ, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बूम आ गया और लिक्विडिटी किसके पास आ गई? सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्री के पास, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिक्विडिटी चाहिए थी। तो मिडिल क्लास को मकान मिलने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने लगा और उस समय हमारा लेबर स्किल्ड नहीं था, अनस्किल्ड था। अनस्किल्ड लेबर का सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी अगर होती है तो कंस्ट्रक्शन में होती है, तो लोगों को रोजगार मिलने लगा। और इसके बाद सियाटल 1999 नवंबर 1999 में सियाटल में सारे जो विकासशील देश थे हमारे साथ खड़े हो गए। नवंबर 99 में आप जाके चेक करिएगा, ये भारत पे आरोप लगा कि इंडिया हैज सैबोटाज्ड द सियाटल कॉन्फ्रेंस।
हमने कहा दुनिया हमारे खिलाफ होती है, होने दीजिए। नवंबर 99 वो चेंज हुआ और मार्च 2000 में 4 महीने के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट 5 दिन के लिए भारत आए, जो किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की लॉन्गेस्ट भारत की यात्रा है। आज अगर हम कहें कि साहब वो तो पुरानी बात थी, आज क्या होगा, तो आज हम जहां पे आके खड़े हैं, सिर्फ कल ही परसों ये न्यूज़ आई है कि मोबाइल के एक्सपोर्ट में जो यूएस को होता है, आई एम टॉकिंग यूएस स्पेसिफिक, मोबाइल एक्सपोर्ट में भारत ने चाइना को पीछे छोड़कर अमेरिकन मार्केट में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मोबाइल हैंडसेट बन गया है। कितना? केवल कुछ साल पहले 13% था हमारा, अब शेयर वहां 44% हो गया है। और जो चाइना का शेयर 65% था वो 25% पे आ गया है। एंड जस्ट कपल ऑफ वीक्स बैक वीजा को पीछे छोड़कर हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूपीआई एक दिन में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला कंट्री बन गया है। और फिर इतना ही नहीं है, जस्ट लास्ट मंथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि अमंग ऑल द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड सबसे कम इनइक्वालिटी भारत में है। जो उनकी इंडेक्स है उसमें हम 25.2 पे हैं, यानी अमीर और गरीब के बीच में जिस खाई को बढ़ाने और लड़ाने का प्रयास किया जाता है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि सबसे कम वो भारत के अंदर है। और वैसे उसका एक और कारण भी है, सिर्फ हम दुनिया के इकलौते देश हैं जहां पर आपको कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे जहां साल में 365 दिन फ्री का खाना मिलता है। मंदिरों में भंडारा और गुरुद्वारों में लंगर। ये दुनिया में और किसी संस्कृति में देखने को नहीं मिलता। वहां तो लोग क्या कहते हैं, देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, एंड इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत में एक और आप दृष्टि से देखिए, आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश हैं। यही एक दौर था, हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था भारत में लोग कम पढ़े लिखे हैं, टेक सेवी नहीं है, हाउ दे कैन ट्रांसफॉर्म टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज। आज हम नंबर 1 देश नहीं है। दुनिया के कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन का 48% अकेले इंडिया में होता है, विच इज मोर देन पुट अमेरिका चाइना टुगेदर। आप याद करिए, जापान के प्राइम मिनिस्टर आए थे दिल्ली के खान मार्केट में, उन्होंने डिजिटली दिया था पेमेंट। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट आए और जयपुर में चाय वाले को कुल्हड़ की चाय पीकर चाय का पेमेंट डिजिटली किया था। दैट्स हाउ इंडिया इज इमर्जिंग टुडे। और अब आप ये कहेंगे सिर्फ यही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, उस ट्रांसफॉर्मेशन में पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड एआई समिट हुई पेरिस में एंड इंडिया बिकेम को चेयर विद फ्रांस। आप इमेजिन करेंगे एआई समिट ग्लोबल और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी and Emmanuel Macron, French president, were co-chairing that. That's how India is emerging today and India is becoming more and more confident. और तीसरी चीज जो भारत में एक बदलाव की आ रही है वो ये आई है, एक दौर था when India was considered as soft state। कोई भी आता था, आतंकवादी घटना करता था और चला जाता था और हम शांति के कबूतर उड़ाते रहते थे। अब वक्त बदल गया है और वक्त ये बदला है कि हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाई यूजिंग अवर आर्मी, और उनका टेररिस्ट कैंप नष्ट किया। पुलवामा के बाद हमने बालाकोट किया बाय यूजिंग एयरफोर्स, और अब की बार टेररिस्ट बेस नष्ट किया। और पहलगाम के बाद हमने उनके 177 किलोमीटर तक अंदर जाकर नो कॉन्टैक्ट वॉर यानी मिसाइल के द्वारा ही क्या किया, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स जो बहावलपुर और मुरीदके में थे उनको नष्ट किया। यानी ग्रेजुअली अब दिखा रहा है कि भारत किसी भी प्रकार की ऐसी चीज के आगे झुकने को तैयार नहीं है। मतलब ऑन द लाइटर नोट में कहूं, वैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर में है जिसको मरकज सुभान अल्लाह कहते थे। तो एक दौर था कि यहाँ आते थे दिल्ली, मुंबई, जयपुर, गुवाहाटी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, वाराणसी, सूरत, कौन सा ऐसा इलाका था जहाँ धमाके नहीं होते थे?
कौन से ऐसे चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, बस अड्डे पे धमाका, लिखा रहता था छूना नहीं वरना कुछ बम विस्फोट हो जाएगा, बताना। यहां धमाके होते थे, वहां वो लोग बहावलपुर में बैठ के कहते थे मरकज सुभान अल्लाह में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अब वो दौर आया है जब जाकर एक आतंकवादी ने कहा कि मेरे 14 लोग मार दिए गए, मेरे परिवार के, मैं भी मर जाता तो अच्छा था। यानी कहां वो सुभान अल्लाह कहते थे, अब कहते हैं या अल्लाह ये क्या कर दिया, या अल्लाह मेरे परिवार के 14 लोग खत्म हो गए। ये एक बदलाव आया है भारत के एटीट्यूड में। और एक और बात समझिए, आप ये कहेंगे ये तो अभी तक था, व्हाट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट के लिए बताना चाहता हूं, बिल्कुल लॉजिकली देखिए कि वर्ल्ड के अंदर क्या चेंज आने जा रहा है। मैं इसके लिए कोट करना चाहता हूं, जब सोवियत संघ का डाउनफॉल हुआ 1991 में, और यह मान लिया गया कि द यूएस मॉडल, दैट इज फ्री इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, कैपिटल मार्केट एंड फ्री डेमोक्रेसी, इट हैज फाइनली वन द बैटल फॉर वंस एंड फॉर ऑल, द एवरीथिंग इज सेटल्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ द मैनकाइंड। तो एक फ्रांसिस फुकुयामा नाम के एक राइटर हुए जिन्होंने 1992 में एक किताब लिखी जिसका नाम था एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। यानी उन्होंने मान लिया ये हिस्ट्री का एंड हो गया। आज मैं कह सकता हूं 1 जनवरी 1995 को WTO बना था, और जो आज, उस समय अमेरिका ने यह सोचा था कि भारत और चीन जैसे कंट्रीज की पॉपुलेशन का यूज होगा और उनकी कंपनीज पावरफुल होंगी, बट हुआ इसका उल्टा। चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया, इंडिया प्रोमिनेंट इकोनॉमिक पावर बन गया। तो कई बार यह भी होता है कि हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। और आज मैं कह सकता हूं, किसी को थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगेगा, व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन जस्ट 30 years. And now you look at the entire world. Colonization lasted for just 200 years, जिसमें हम गुलाम भी रहे. Then communism lasted for less than 75 years. सोवियत संघ 1917 में बना, 1991 में बिखर गया. And now the globalization seems to be start dying in just 30-35 years. और उस समय ग्लोबलाइजेशन लाया किस लिए गया था? बेनिफिशियरी हम हुए। और अब मैं कह रहा हूं कि ये जो टैरिफ वार हो रहा है इसके बेनिफिशियरी हम होने जा रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? अब सिंगल पॉइंट कंट्रोल खत्म हो जाएगा, FTAs बनेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, ब्रिटेन के साथ किया, UAE के साथ किया। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ऑब्वियसली इट विल लीड टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब आप कहेंगे हु विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ द मल्टीपोलर वर्ल्ड? अब मैं कहूंगा इंडिया, तो आप कहेंगे हाउ कम यू आर सेइंग दैट इंडिया विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ द मल्टीपोलर वर्ल्ड? अब मैं आपको सिर्फ 2-3 फैक्ट्स बताना चाहता हूं, यू योरसेल्फ कैन डिसाइड कि व्हाट इज गोइंग टू बी द इन द फ्यूचर। देखिए, अमेरिका ने नाटो के कंट्रीज से कहा, यूरोपियन कंट्रीज से, कि आप अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर 5% बढ़ाइए, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट यू। अब यूरोप के सामने ऑप्शन क्या होगा? वो खुद अपना 5% एक्सपेंडिचर बढ़ाकर डिफेंस प्रोडक्शन शुरू करें, विच विल बी इकोनॉमिकली वेरी चैलेंजिंग फॉर देम। दूसरा, यूरोप के सामने एक और प्रॉब्लम है, 2-3 बड़े कंट्रीज को छोड़ दीजिए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कुछ हद तक इटली, बाकी सब इतने छोटे छोटे देश हैं, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, सब कुछ किसी के पास नहीं है। वहां पे लेबर रेट इतने हाई हैं, और अगर वो टैरिफ को बचने के लिए अमेरिका में शिफ्ट करें मैन्युफैक्चरिंग, तो वहां भी लेबर रेट उससे ज्यादा हाई है और पॉपुलेशन एजेड है। तो देयर इज ओनली 2 ऑप्शन, आइदर शिफ्ट टू चाइना और शिफ्ट टू इंडिया। चाइना को लेके मिसट्रस्ट है, सो बाय डिफॉल्ट, बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, द ओनली डेस्टिनेशन इज गोइंग टू बी इंडिया। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आपने देखा कि रफाल बनाने वाली कंपनी डसाल्ट एविएशन ने अपने फ्यूजलाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा डिफेंस सर्विसेज को अभी लास्ट मंथ दिया है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ, यूरोप के पास क्या है? गुड टेक्नोलॉजी है, डिफेंस ग्रेड मटेरियल्स हैं, उनके पास लॉजिस्टिक्स है, फाइनेंस है, मैन पावर नहीं है। मैन पावर आउटसोर्स करनी ही पड़ेगी। और अब
मैं अमेरिका और चाइना के बारे में एक एक डाटा देता हूं, मैं कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, जस्ट ए फूड फॉर थॉट। 2 डाटा अमेरिका के बारे में और 2 डाटा चाइना के बारे में, देन यू कैन ड्रॉ ए कंक्लूजन व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इन द फ्यूचर। अमेरिका में जो अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म का कल्चर चला, आज चैलेंज दुनिया में अल्ट्रा नेशनलिज्म नहीं, अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म है। तो क्या हुआ, वही हमारे देश में भी हो रहा है। आपस में खूब लड़ो। किस में लड़ो? अरे बाप बेटे लड़ो, पति पत्नी लड़ो, भाई भाई लड़ो, सरकार है ना, कोर्ट में जाके लड़ो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, सब जाके फौजदारी करो, मुकदमे में लड़ो और अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाओ। उस कल्चर ने आपको क्या सिखाया कि जैसे ही आपके मदर फादर कुछ बोले तो आपकी सेल्फ एस्टीम जाग जानी चाहिए। ऐसे कैसे हम मान लेंगे, मेरी कोई डिग्निटी नहीं है? अरे बड़ा भाई बड़ी बहन तो छोड़ दीजिए, मदर फादर की बात ऐसी की तैसी। वही आपको कल्चर ये बताता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू जॉइन ए प्रोफेशन, देयर आर ओनली 2 लॉज ऑफ प्रोफेशन। नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। नंबर 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, रेफर टू रूल नंबर 1। अब आप सोचिए, उसके बाद कहा जाता कंपनी के तो कल्चर को फॉलो करो और फैमिली के कल्चर को तोड़ दो, जबकि लास्ट रिजॉर्ट आपके लिए फैमिली जाके बचती है। फिर उसके बाद आइए, उसके बाद आपको क्या बताया जाता है कि अगर बॉस डांट रहा हो तो कितना भी बुरा लगे दुम हिलाते रहना है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट मिलना है वो डांट भी रहा हो तो दुम हिलाते रहना है, सारी सेल्फ एस्टीम और सारी ईगो आके घर में दिखानी है। ये क्या है? यही वो चीज़ है जो मैंने कहा ना, फ्री लंच जहाँ से नहीं मिलता। ये आपको पानी की बोतल 10 रुपए की मिलती है, मगर इसके बावजूद फेसबुक भी फ्री है, इंस्टाग्राम भी फ्री है, व्हाट्सएप भी फ्री है, सिर्फ इंटरनेट का ही तो पैसा देना है। फ्री क्यों दे रहे हैं भाई? क्योंकि आपके माइंड को कैप्चर करना है, जो चाहे वो समझाना है, आइडियोलॉजिकल सब्जुगेशन करना है। इसलिए ये एक अलग प्रकार का चैलेंज अमेरिका में एक्सट्रीम पे है। अब मैं बताना चाहता हूं क्यों। जब सोशल सिक्योरिटी सिस्टम अमेरिका में आया, रोनाल्ड रीगन के जमाने में 1980 में, तो उस समय मिल्टन फ्रीडमैन बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, यू कैन गो एंड चेक। ही वॉर्न द अमेरिकन गवर्नमेंट इन 82, डोंट डू दिस। उन्होंने वर्ड यूज किया, डोंट नेशनलाइज द फैमिली, क्योंकि आप सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ओन करेंगे, इट विल इवेंचुअली लीड टू इकोनॉमिक डिजास्टर। और 2024 पहला वर्ष है जब सोशल सिक्योरिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन 50% हो गई अमेरिका में। यानी अब आधे लोग काम करेंगे, आधे लोग सोशल सिक्योरिटी पे रहेंगे। चूंकि पॉपुलेशन ग्रेजुअली ओल्ड हो रही है, तो इन द कमिंग डिकेड्स द राइज ऑफ सोशल सिक्योरिटी डिपेंडेंट्स विल नॉट बी लीनियर, इट विल बी एक्सपोनेंशियल। आपने देखा होगा लास्ट ईयर फ्रांस में किस बात को लेके प्रदर्शन हो गए, हिंसक प्रदर्शन हो गए, कि सरकार ने रिटायरमेंट की एज 2 साल बढ़ा दी। भारत में तो लोग खुश हो जाएं कि 2 साल के लिए मुझे काम करने का और मौका मिलेगा, मगर वहां क्यों? क्योंकि आपको सोशल सिक्योरिटी के चलते हुए लगभग वही मिल रहा है घर बैठे हुए, तो 2 साल क्यों काम करना? और एज पर द इकोनॉमिक एस्टिमेट, आफ्टर 25 ईयर्स, इन 2 to 3 decades, अमेरिका की सोशल सिक्योरिटी लाइबिलिटी is going to be somewhere around $60 to $62 trillion. That is twice the GDP of America. आप सोचिए कितने बड़े इकोनॉमिक चैलेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आप सोशल चैलेंज, जस्ट आई एम पुटिंग द डाटा। अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है? 33 करोड़। गन्स कितनी है अमेरिका में? 39 करोड़। ये अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म जो था, सबके पास जो मनाएगा वो मैं रखूंगा, जो मनाए, वो जो गोविंदा गाना था ना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब आप सोच लीजिए, अगर मर्जी चलने लगी विद 120% गन्स इन हैंड्स ऑफ दोज पीपल, व्हाट विल हैपन? नाउ कम टू चाइना। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत शानदार है, बट एक थॉट देता हूं, आप लोगों ने कभी सोचा होगा, चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की 1978 में, और वो अथॉरिटेरियन रिजीम है, उसने फोर्सफुली इंप्लीमेंट भी किया, एंड दे क्लेम दैट दे हैव सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड इट। अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया तो लास्ट 47 ईयर्स में उनकी पॉपुलेशन 11% की ग्रोथ से कैसे बढ़ती रही? जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उसी रफ्तार से चाइना की पॉपुलेशन बढ़ती रही फॉर 4.5 डिकेड्स। तो या तो ये सच है या वो सच है।
या तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी इज रॉन्ग, ये डाटा गलत है, या फिर ये डाटा गलत है. आई एम लीविंग अप टू यू, आई एम नॉट पुटिंग एनी एलिगेशन. तो देयर इज वन थ्योरी, द पॉपुलेशन डाटा ऑफ चाइना इज हाईली एग्जेगरेटेड. इट्स नॉट 140 करोड़. अगर 78 में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट कर ली होगी तो इट हैज टू बी लेस देन 100 करोड़. इसीलिए आप एक और बात सोचिए, इंडिया में जब इकोनॉमिक क्राइसिस की बात आती है तो कहा जाता है 140 करोड़ का मार्केट है, दे कैन एब्जॉर्ब इन द डोमेस्टिक. यूरोप की पॉपुलेशन 70 से 75 करोड़ है. चाइना इज डबल द यूरोप पॉपुलेशन. इंडिया से कहीं बेहतर इकोनॉमिक स्थिति में है, इंडिया से कहीं बड़ा मिडिल क्लास है, इंडिया से बेटर परचेजिंग कैपेसिटी है. तो वो क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर पाता अपने यहाँ? वो क्यों कहता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही चाहिए? जस्ट फूड फॉर थॉट. सोचिए कि क्या पॉसिबिलिटी. सेकेंड थिंग, चाइना की इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर क्या था? रियल एस्टेट सेक्टर. एंड देयर बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड हैज फाइल्ड बैंक्रप्सी इन 2024. और आपने तमाम घोस्ट टाउन्स सुने होंगे, वहां पर हैं 26 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां एक भी ट्रेन नहीं जाती है. 71 बैंक्स का लोन था एवरग्रांड के ऊपर. तो रियल एस्टेट जो 30% कंट्रीब्यूट कर रहा था जीडीपी में, वो बबल बर्स्ट कर गया है. इसके बावजूद रेट ऑफ ग्रोथ बहुत शानदार है. थोड़ी ये बातें हजम नहीं होती हैं, इसलिए अमेरिका और चाइना दोनों का डाटा आप सोचिए और उसके बाद देखिए कि भारत किस दिशा की तरफ इन परिस्थितियों के बीच में. यूरोप में एक अलग प्रकार का चैलेंज है, डेमोग्राफिक. एज पर वन मीडिया रिपोर्ट 20 साल से कम उम्र के 25% लड़के लड़कियां यूरोप में मुस्लिम हैं. और मुस्लिम ओरिजिनल नेटिव मुस्लिम नहीं है. मोस्ट ऑफ देम आर माइग्रेंट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट. नाउ यू कैन इमेजिन व्हाट चैलेंज यूरोप इज गोइंग टू. आपने जस्ट आपको एक पिक्चर दिया. अगले 1 से 2 डिकेड में क्या चैलेंज अमेरिका के पास है, क्या चैलेंज यूरोप के सामने और क्या चैलेंज चाइना के सामने है, और उसके बाद क्या चैलेंज और अपॉर्चुनिटी हमारे पास है. चैलेंज क्या है हमारे पास? चैलेंज ये है, इंडिया को एक्सटर्नल कोई चैलेंज नहीं है. मैंने बताया एक्सटर्नल सिचुएशन इंडिया के लिए मोस्ट फेवरेबल है. चैलेंज अंदर है, क्योंकि हमारे यहां तमाम लोग बैठे हुए हैं जिनको यह इंश्योर करना है कि इंडिया की ग्रोथ ना आने पाए. और यह भी बात मैं फैक्ट के साथ कोट करता हूं, यह आज से नहीं हो रहा है. भारत के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड प्रयास पिछले कुछ सालों में चल रहा है टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया ऑन वेरियस थिंग्स. आई एम कोटिंग पाकिस्तान की सेनेट की एक फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ कमेटी ऑफ होल published in October 2016 on उसका शीर्षक है द पॉलिसी ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट, पॉलिसी ऑन रीसेंट डेवलपमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान. उसके पॉइंट नंबर 8 और 9 पे जाके देखिएगा वो क्या कहता है. वहां पे इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट कोटेड बाय पाकिस्तानी सीनेट इन देयर रिपोर्ट इन अक्टूबर 2016, 8-9 साल पुरानी बात कह रहा हूं. वो कह रहा है कि इंडिया की फॉल्ट लाइंस को हमको टारगेट करना है, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड सिख. फिर वो कहता है हिंदू सोसाइटी के अंदर दलित और अदर बैकवर्ड क्लासेस को टारगेट करना है. और उसके बाद लिखा हुआ है कि साहब इसको टारगेट करके जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, जो मोदी की एंटी पाकिस्तान पॉलिसी है, उसको डिमोलिश करना है. पॉइंट नंबर 9 में क्या लिख रहा है? कह रहा है इसके लिए हमको आउटरीच करना है. किसको आउटरीच करना है? कह रहा सिविल सोसाइटी, सेक्शन ऑफ मीडिया, सेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड द पॉलिटिकल पार्टीज. अब मैं दूसरी बात कहता हूं. 2014 में पावर चेंज हुई तो लोगों को लगता था ये तो फ्लूक था, तुक्का था, 19 में लौट आएंगे. 19 के बाद छटपटाहट बढ़ गई. अब आप जाके चेक करिए 2021 में पूरी दुनिया के कई इंस्टीट्यूशंस में एक कॉन्फ्रेंस होती है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व. फिर भारत में कॉन्फ्रेंस होती है 21, 22, 23 में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म. उसके बाद 2021 मार्च में एक हेनरी लूसी फाउंडेशन है जिसमें कि वो बाकायदा एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं कि हिंदू मेजॉरिटेरिज्म को कैसे कंटेन करना है, और उसके लिए लगभग $4 लाख का फंडिंग सिर्फ पेपर बनाने के लिए की जाती है.
नॉट फॉर प्रोजेक्ट। तो उसमें आता है कि कास्ट डिवाइड को बढ़ाना है और इसके लिए कास्ट सेंसस के इशू को आगे बढ़ाना है। इसीलिए हमारी सरकार ने डिसीजन लिया कि कास्ट के आइडेंटिफिकेशन को डिस्ट्रक्टिव हाथों में नहीं जाने देना है, उसका पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव यूज करना है। और इसीलिए मैं कहता हूं 2020 से पहले का उनका कोई डिमांड दिखा दीजिए। अब यह संयोग है या प्रयोग है, मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं विच यू कैन वेरीफाई फ्रॉम योर सोर्सेज। अब आप देखिए, एक नया दौर शुरू हुआ भारत के अंदर डिवीजन क्रिएट करने का। याद करिए, कर्नाटका के एक मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने कहा कि साउथ जो है वो ज्यादा टैक्स देता है, नॉर्थ कम देता है। तो उनसे जर्नलिस्ट ने पूछा तो क्या अलग हो जाना चाहिए? हाँ, हम अलग होने की सोचेंगे, नॉर्थ साउथ के डिवाइड करो। उसके बाद क्या डायलॉग बोला तेलंगाना के सीएम ने बिहार के लोगों के लिए कि उनका डीएनए खराब है और हमारा डीएनए अच्छा है? क्या बोला तमिलनाडु के मिनिस्टर ने यूपी और बिहार के लोगों के लिए? हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते, वो कहते हुए यहां सफाई करने के लिए आते हैं। अब आप देखिए, तमिल और हिंदी का कॉन्फ्लिक्ट 60s में सुना था। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय बनाम मराठी की बात हुई थी, पर मराठी बनाम हिंदी का टसल आप पहली बार देख रहे हैं। अब कन्नड़ बनाम हिंदी का टसल आप पहली बार देख रहे हैं। और मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगले 6 महीने में आप बांग्ला बनाम हिंदी का टसल देखेंगे, क्योंकि भारत को लड़ाना है, दक्षिण और उत्तर को लड़ाना है, प्रांतों को लड़ाना है, भाषाओं को लड़ाना है। और मजे की बात, जिन्होंने अपनी भाषा में कभी इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ाया नहीं, वही लड़ाने के लिए लगे हुए हैं। मोदी जी की सरकार ने आके 16 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई शुरू की है। आप सोचिए, प्रांत पे लड़ाना है, क्षेत्र पे लड़ाना है, भाषा पे लड़ाना है, जात पे लड़ाना है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का ख्वाब ऐसे थोड़ी साकार होना है। इसलिए ये चैलेंज हमारे लिए अंदर से है। जैसे हम लोग एक दौर में जब बच्चे थे तो संग में एक गीत था कि हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। तो वो चीज़ की अगली पंक्ति आज बहुत गंभीर है। राष्ट्र को हैं लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा। इस अमा के तिमिर को, मतलब रात्रि के अंधकार को, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि बाहर भारत के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां हैं, मगर अंदर बस एक पंक्ति याद रखिएगा, हम कभी नहीं भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। तो हमें यह ध्यान रखना है कि देश के अंदर क्या हो रहा है। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, फैक्चुअल पोजीशन मैंने आपके सामने रखी, आगे क्या होने वाला है एक शॉर्ट टाइम में, ये फ्यूचर आगे रखा, मगर इसके साथ साथ भारत दुनिया को देने क्या जा रहा है इसको भी समझिए। भारत का राइज किस लिए होने जा रहा है? वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए नहीं होने जा रहा है। आप एक हिस्टोरिकल पैराडाइम शिफ्ट को समझिए। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन राइज कर रही है। इट इज अवेकनिंग फ्रॉम ए स्लंबर ऑफ मिलेनियम। और इसीलिए उन सबको डर लग रहा है, क्योंकि हमें अपने पे कॉन्फिडेंस की कमी है। दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी शक्तियां, थिंक टैंक, थियोलॉजियंस हैं, उनको पता है कि इंडिया और हिंदू सोसाइटी का राइज नहीं होना चाहिए, वरना बहुत खतरा हो जाएगा। और मैं ये भी कहता हूं, भारतीय समाज में हर वर्ग कुछ ना कुछ सीख देता है। मुस्लिम समाज की बहुत अच्छी बातें हैं जो सीख देती हैं। वहां पर वो कहते हैं हमें गैस मिली, ठीक है, हमें शौचालय मिला, हमें घर मिला, आयुष्मान भारत मिला, वो सब तो ठीक है, हेल विद इट। ये बताओ मेरी कौम के नेता क्या कह रहे हैं। हमारे आदमी कहता है, अरे मुझे ये इतने हजार रुपए का ये फायदा मिल गया, मुझे थोड़ा फ्री का ये मिल गया, फ्री का ये मिल गया, फ्री मेरा फ्यूचर, हेल विद इट। एक समष्टि भाव से चल रहा है, टीम स्पिरिट से, और एक इंडिविजुअल स्पिरिट से। मैं स्पष्ट कहूं, किसी को बुरा भी लग सकता है, एक वर्ग स्वार्थपरक दृष्टि से सोच रहा है, अपना स्वार्थ, अपने क्षेत्र का स्वार्थ, अपने वर्ग का स्वार्थ, अपनी जाति का स्वार्थ। और जब आप स्वार्थों में बंटते हैं तो क्या होता है, आखिर में जाके कटते हैं। और अगर किसी को कंफ्यूजन हो
तो वो देख ले। मैं एक एग्जाम्पल कोट कर देता हूँ जाते आते। भारत में एक इलाका था सिलहट, जो अब बांग्लादेश में चला गया। सिलहट में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुओं की थी और बाई वोटिंग ये डिसाइड होना था कि वो भारत में आसाम का हिस्सा बनेगा या पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा। वहाँ पर हिंदू समाज में सबसे बड़ी जाति जो थी वो शेड्यूल कास्ट की एक कम्युनिटी थी, जिसके जोगेंद्रनाथ मंडल ही उसके नेता थे, जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर हुए। उन्होंने, जो आजकल भीम मीम कहा जाता है ना, उसमें आके उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी जिन्ना से बात हो गई है और वी विल रिमेन इन विद द साइड ऑफ मुस्लिम लीग एंड देन वी विल मोर फ्लरिश देन द सो कॉल्ड हिंदू इंडिया विच इज इमर्जिंग। और उन्होंने अपनी जाति का वोट डलवा दिया तो हिंदू वोट डिवाइड हो गया एंड सिलहट बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। एंड this happened in 1947, just 3 years after. In 1950, see the resignation letter of जोगेंद्रनाथ मंडल। वो पैथेटिक होके कहते हैं कि उन्हीं की जाति के लोगों के घरों में आकर गांवों में आग लगाई गई, लोगों को मारा गया, महिलाओं से बलात्कार हुआ और कहा गया एक ही रास्ता है, कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ। और दुखी होकर वो भारत भाग के आए तो जयचंद से लेके जोगेंद्रनाथ मंडल तक जिसने कट्टरपंथियों का साथ दिया है, उसका हश्र क्या हुआ इस देश को याद रखना चाहिए। तो फिर मैं एक बात कहूं कि कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से, जो जनरल बिपिन रावत ने 2.5 वॉर की गई थी। लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, बी रेस्ट एश्योर्ड, इंडिया का टाइम आ गया है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, यही समय है, सही समय है। कैसे? बड़े बड़े दिव्य महापुरुष कह के गए हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपना अंतिम समय, जब 1901 में वो अमरनाथ की गुफा में गए, 1902 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उन्होंने बाहर निकल के कहा था, मैंने ध्यान लगा के देखा, भारत माता दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है और वो समय सिर्फ 1 शताब्दी दूर है। तो 1 शताब्दी 2002 में पूरी हुई और जाके चेक कर लीजिए 2003-4 में इंडिया की सक्सेस स्टोरी होनी शुरू हुई। एंड द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2003 and 4 वी टच 10% ग्रोथ रेट। ठीक है, एक ही क्वार्टर के लिए तय की। 2004 में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन पहुंचा। श्री अरविंदो ने कहा था कि भारत एक महान संक्रमण काल से गुजर रहा है जो 175 साल का है, और इसमें ये शुरू से, जब ये 175 साल पूरे होंगे, इसके बाद इंडिया अपनी पीक की यात्रा प्रारंभ करेगा। और इस 175 साल के संक्रमण काल का उन्होंने प्रारंभ माना स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जन्म से। स्वामी रामकृष्ण परमहंस वॉज बॉर्न इन 1836 एंड 175 2011 में होते हैं। अब 2012 के बाद भारत में कुछ तो बदलाव दिखा था ना। इसका मतलब अब वो भारत की वो यात्रा शुरू हो गई है, और वो शुरू होकर विश्व को क्या संकेत देगी, ऐसे समझिए। अभी इस बार कुंभ हुआ, 66 करोड़ लोग आए। दुनिया में 72% लोग ऐसे थे, क्योंकि ये सोशल मीडिया के दौर का पहला कुंभ था, जिनको ये पता ही नहीं था कि भारत में कोई इतना बड़ा आयोजन होता है। 50 लाख लोग बाहर से आए 66 करोड़ में, जो गैर हिंदू थे। किसी ने नहीं कहा, उनको रोका नहीं। और सोचिए, उनकी इच्छा थी कि भारत में आए। कोई गैर क्रिश्चियन कहता मुझे वेटिकन जाना है, धार्मिक यात्रा से, टूरिस्ट के लिए नहीं। कोई गैर मुस्लिम कहता है कि मुझे हज जाना है, और अगर कह दे तो सबसे पहली शर्त होती कन्वर्ट हो जाओ। यहां 50 लाख आए, सबने आकर श्रद्धा से आकर ये किया, और कोई कन्वर्ट होने के लिए नहीं कहा गया। आज राहुल गांधी जी इतना डायलॉग देते हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी 2001 में आई थी, कुंभ मेले में स्नान करके गई संगम नोज पे। उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों में हमारी सरकार थी। अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे, राजनाथ सिंह जी उस समय यूपी के सीएम थे। किसी ने नहीं कहा कन्वर्ट हो जाओ। वो आज बगैर कन्वर्ट हुए हज की यात्रा करके दिखा दें। इसलिए मैं कह रहा हूं, वो आबे जमजम में जाके उसका पानी लेके दिखा दे बगैर कन्वर्ट हुए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश के सामने ये जो चेंजेस हैं, मगर अब देश ट्रांसफॉर्म होने के लिए आगे बढ़ रहा है। बड़े बड़े लोगों ने यह संकेत भी दिया है, और आप यूं समझ लीजिए, हम उन्हें मैसेज क्या देंगे। वो 50 लाख लोग आए, क्या देखने आए यहां। मैं एक बात रिपीट करके अपनी बात समाप्त करूंगा, यद्यपि ये बात मैं पहले बोल चुका हूं। उन्होंने कहा दुनिया में सुख किसमें है, कहा पैसा मिल जाए तो सब सुख है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये मार्क्स की थ्योरी थी। दूसरे ने कहा शारीरिक सुख मिल जाए तो सब कुछ बढ़िया है, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी। तीसरे ने कहा नेम एंड फेम मिल जाए बस दुनिया में सब कुछ बढ़िया है। मगर जब वो आते थे, नागा साधुओं को देखते थे तो वो चौंक जाते थे। अरे भाई, इनको क्या चाहिए, ना पैसा चाहिए, न फिजिकल प्लेजर चाहिए,
न नेम एंड फेम चाहिए। आप किसी नागा साधु के पास जाएं, आपका कोई काम हो गया हो तो आपने तमाम किस्से सुने होंगे, वो डांट के भगा देते थे, कभी कभी गाली बक देते थे। तो आपको लगता था भाई इसमें क्या है, मैं तो साधुवाद देने गया था और आप जो है वो मुझे डांट दिए, इसलिए कि वो नेम एंड फेम से भी दूर रहना चाहते थे। तो जब वो आते हैं तो भारत को देखकर उनके कॉन्सेप्ट में और हमारे कॉन्सेप्ट में क्या फंडामेंटल डिफरेंस आ जाता है, जिसे एक पंक्ति में मैं कहना चाहूंगा कि वेस्ट की थॉट और हमारी थॉट में अंतर जो कुंभ के नागा साधुओं में दिखता है कि वो सुख खोजें भौतिकता में, वो सुख खोजें भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। और यहां मार्क्स भी फेल, मैक्स वेबर भी फेल, सिगमंड फ्राइड भी फेल। तो इसलिए मैं लास्ट में कहता हूं, बिल्कुल आश्वस्त रहिए, इंडिया का समय आ गया है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। तो इसे एक पंक्ति में कहेंगे, भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। और लास्ट में यह भी समझ लीजिए, गौरवशाली अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है, स्वर्णिम भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, बस वर्तमान में कोई गलती नहीं करनी है। इसलिए गौरवशाली था भूत, भूतकाल पास्ट, गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।